हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश गोनेकर, आपका हिंदी टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। सो स्टूडेंट्स, हिंदी ग्रामर की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के भेद क्या होते हैं। इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देख चुके हैं कि वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिनमें रचना के आधार पर वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, और एक वाच्य होता है या कथन के आधार पर जो वाक्य होते हैं। तो इसे हमने देखा था, इसके 3 भेद होते हैं वाक्य के। सो इससे पहले हम देख चुके हैं कि रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमने देखा था कि सरल वाक्य या सही क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं इसे। तो उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि विधिवाचक वाक्य क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, निषेधवाचक क्या होता है, प्रश्नवाचक क्या होता है, संदेहवाचक वाक्य क्या होता है, संकेतवाचक वाक्य क्या होता है, विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है, और इच्छावाचक वाक्य क्या होता है। ये इससे पहले हम वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, इसके कुछ उदाहरण भी हमने देखे थे। उसके बाद आज हम वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि वाच्य क्या होते हैं। इसे हम वॉइस बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाच्य क्या होता है, या फिर कथन के आधार पर वाक्य क्या होते हैं। तो कथन के आधार पर जो वाक्य है या जो वाच्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक है कर्तृ वाक्य, कर्म वाच्य, और एक होता है भाववाच्य। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसके 3 प्रकार होते हैं। कथन के आधार पर जो वाच्य है उसके 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बिना किसी देर के स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये कैसे किस तरह के वाच्य होते हैं या वाक्य होते हैं, और इनके कुछ उदाहरण वगैरह हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाच्य क्या होता है। उसके बाद हम इसके प्रकार देखेंगे, उनकी परिभाषा देखेंगे, उनके कुछ उदाहरण देखेंगे। सो वाच्य क्या होता है। सो क्रिया का रूपांतरण। वाच्य क्या है, क्रिया का रूपांतरण है कि क्रिया को किस किस प्रकार से बदला जा सकता है, या फिर वाक्य जो है वो बोलने का विषय है। हम अलग अलग तरीके से एक ही बात को, एक ही क्रिया को अलग अलग तरीके से हम दोहरा रहे होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार से हम बोलते हैं। एक ही बात को अलग अलग तरीके से अगर बोला जाए तो वही वाच्य कहलाता है। वाच्य अर्थात क्रिया का रूपांतरण, या फिर उसे बोल सकते हैं हम कि ये कहने का विषय, कहने या बोलने का विषय होता है वाच्य, कि एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, तो वही वाच्य कहलाता है। सो वाच्य की सिंपल सी परिभाषा है कि वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। क्रिया को कैसे परिचित किया जा सकता है, एक ही कार्य को उस तरह से। सो क्रिया का रूपांतरण है वाच्य, या फिर उसे हम कह सकते हैं कि ये बोलने का विषय है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कर्तवाच्य क्या होता है। कर्तवाच्य क्या होता है, तो कर्त से हमको याद आ रहा है, यहाँ पे सीधा सा हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ कर्ता की बात हो रही है। कर्ता, कर्त से आपको याद रखेंगे आप, कर्ता, इसको याद रखने की ट्रिक है कि कर्त से आप याद रखिएगा कि इसमें कर्ता प्रधान होता है। कर्ता ही इसमें प्रधान होता है, कर्ता के द्वारा ही क्रिया की जाती है इसमें। सो इसमें जो कर्ता है वो प्रधान होता है इस कर्तवाच्य में। सो कर्ता की इसमें प्रधानता होती है। सो कर्तवाच्य क्या देख लेते हैं हम, कि जिस वाक्य रचना में स्वयं कर्ता के द्वारा, जिस वाक्य रचना में स्वयं कर्ता के द्वारा क्रिया की पूर्णता का बोध कराया जाता हो, जिस वाक्य रचना में स्वयं कर्ता के द्वारा क्रिया की पूर्णता का बोध कराया जाता हो, उसे कर्तवाच्य कहते हैं। यानी कर्ता के द्वारा ही उस क्रिया को कराने का पूर्णता से बोध कराया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, कर्तवाच्य कहेंगे। सो कर्तवाच्य कहेंगे, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे हम कर्तवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार अगर कोई क्रिया हो रही है, इसमें कर्ता जो है प्रधान है, तो कर्ता की प्रधानता से जो क्रिया हो जा रही है उसको हम क्या कहेंगे, कर्तवाच्य कहेंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं स्टूडेंट्स इसके, जैसे कि तनुज पुस्तक पढ़ता है। सो तनुज पुस्तक पढ़ता है, तो तनुज तो इसमें कर्ता हो गया, और पढ़ता है क्या, एक क्रिया होगी। तो तनुज ही पुस्तक पढ़ रहा है, तनुज ही पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें जो प्रधान है वो तनुज हो जाएगा। तो तनुज पुस्तक पढ़ रहा है, तो तनुज कर्ता हो गया, और इस कर्ता के द्वारा ही क्रिया की पूर्णता का बोध कराया जा रहा है। सो तनुज पुस्तक पढ़ता है, तो तनुज यहाँ पे कर्ता हो जाएगा, और पढ़ता है यहाँ पे क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है, सौरव पत्र लिखता है, तो सौरव इसमें कर्ता हो जाएगा, और लिखता है, लिख रहा है, लिखने की प्रोसेस है, लिख रहा है वो, तो लिखना उसकी क्रिया हो जाएगी। और सौरभ के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो सौरभ इसमें कर्ता हो जाएगा, और कर्ता की इसमें प्रधानता रहेगी। तो सौरभ पत्र लिखता है। बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे यहाँ पे कर्ता है, और खेल रहे हैं, खेलने की क्रिया कर रहे हैं। सो खेलना क्रिया हो जाएगी, तो यहाँ पे प्रधान जो है वो बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चे
फुटबॉल खेलते हैं। अगला उदाहरण है अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है। सो अध्यापक है यहाँ पे प्रधान है, करता है, और पढ़ाता है उसकी क्रिया हो रही है, तो ये अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, तो अध्यापक यहाँ पे कर्ता हो जाएगा और पढ़ाता है ये उसकी क्रिया हो जाएगी। सो स्टूडेंट ये था कर्तवाच्य। सो स्टूडेंट दूसरा जो है वो है कर्मवाच्य है। अब कर्मवाच्य क्या होता है? सो जिस वाक्य से कर्ता के क्रिया का कार्य, जिस वाक्य से कर्ता के क्रिया का कार्य करने का कार्य नहीं करने का बोध होता हो, जिस वाक्य से कर्ता की क्रिया का कार्य नहीं करने का बोध होता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म की प्रधानता होती है। यहाँ कर्ता न प्रधान होकर कर्म प्रधान होता है, वहां कर्मवाच्य वाक्य होता है। सो इसमें क्रिया सकर्मक क्रिया होती है, हमेशा इसमें क्रिया जो होती है सकर्मक होती है। इससे पहले हमने देखा कि जो कर्तवाच्य जो होता है उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, उसमें सकर्मक क्रिया भी होती है, अकर्मक क्रिया भी होती है, लेकिन कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सो इसमें कर्ता न प्रधान होकर कर्म प्रधान होता है, तो कर्म के द्वारा ही क्रिया का बोध होता है, क्रिया के होने का बोध होता है। सो या फिर इसे हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया उसी कर्म के अनुसार होती है, जिस वाक्य की क्रिया उसी कर्म के अनुसार होती है उसे हम कर्मवाच्य कह सकते हैं। या फिर से हम देख लेते हैं एक बार कि जिस वाक्य से कर्ता के क्रिया का कार्य नहीं करने का बोध होता हो, कर्ता के द्वारा किसी क्रिया के कार्य नहीं करने का बोध होता हो, यानी कर्म के द्वारा होता हो, तो वहां क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, पुस्तक राम के द्वारा। अच्छा, इसको याद रखने की ट्रिक है स्टूडेंट्स हमेशा कि हमेशा यहाँ पे द्वारा का प्रयोग किया जाता है। हमेशा जब भी आप देखोगे हमेशा द्वारा का प्रयोग, जहां पर भी ऐसा वाक्य इसमें द्वारा प्रयोग होता हो वहां क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। तो पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। अब राम ने पढ़ी, ये तो कर्तवाच्य हो गया, डायरेक्ट कर्ता के द्वारा क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे राम के द्वारा, यानी कि पूरी जो प्रधानता है ये चलेगी पुस्तक पे, कि पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई। तो यहाँ पे पुस्तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म, और पढ़ी गई मतलब इसकी क्रिया होगी। तो पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी गई, तो यहाँ पे कर्ता की न प्रधानता होगी, यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब सीता यहाँ पे कर्ता है, लेकिन सीता के द्वारा पुस्तक पे, यहाँ पे पुस्तक जो यहाँ पे कर्म है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी कि सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब पुस्तक पे आ गई, पूरी जो क्रिया है वो कर्म पे डिपेंडेंट है, यानी कि कर्म के अनुसार यहाँ पे क्रिया होगी। सो सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला उदाहरण देखते हैं, अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। अब अध्यापक यहाँ पे कर्ता हो गया, कक्षा यहाँ पे कर्म हो गया, कि जहां कर्म मतलब कक्षा में हो गया, कर्म हो गया। सो कक्षा में पढ़ाया जाता है, तो कक्षा यहाँ पे कर्म हो गया, पढ़ाया जाने की उसकी क्रिया होगी, तो अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है। सो इसके कुछ उदाहरण है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वाच्य का अगला जो प्रकार है वो है भाववाच्य। अब भाववाच्य क्या होता है? सो जिस वाक्य रचना में भाव की प्रधानता होती है, किसी भी प्रकार के भाव की प्रधानता होती है किसी वाक्य रचना में, और अधिकतर उसमें असमर्थता जताने का भाव प्रकट होता हो, अधिकतर उन वाक्यों में असमर्थता जताते हो कि नहीं हो सकता है। सो इस तरह का अगर भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भाववाच्य। ऐसी वाक्य रचना जिसमें भाव की प्रधानता हो और अधिकतर असमर्थता जताता हो, वो जो भाव अधिकतर असमर्थता जताता हो, और भाववाच्य कहलाता है। और हमेशा इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अब स्टूडेंट्स अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक मतलब क्रिया के साथ हम सकर्मक क्रिया को हम क्रिया के साथ कह सकते हैं, और अकर्मक मतलब क्रिया के बिना। सो सकर्मक मतलब क्रिया के साथ और अकर्मक मतलब क्रिया के बिना। तो इसमें क्रिया के बिना प्रयोग किया जा रहा है। सो देखिए भाववाच्य कैसा है कि जिस वाक्य रचना में भाव की प्रधानता हो, पहला पॉइंट तो ये होना चाहिए कि इसमें भाव की प्रधानता होनी चाहिए, और दूसरा वाक्य इसमें अधिकतर वाक्यों में क्रिया की असमर्थता जताता हो, अधिकतर असमर्थता जताने का भाव प्रकट होता हो उन वाक्यों में, तो उसे हम कहेंगे भाववाच्य। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बच्चों से खेला नहीं जाता है। अब खेला मतलब खेलना जो है वो एक प्रकार का भाव है। अब नहीं जाता है मतलब असमर्थता जता रहे हैं कि बच्चों से खेला नहीं जाता है, मतलब वो खेलना जो उसका जो भाव है खेलना का जो भाव है उसकी असमर्थता जता रहे हैं।
अब देखिए यहाँ पे खेलना जो है क्रिया होती है, लेकिन ये क्रिया के बगैर, क्योंकि अकर्मक क्रिया है तो खेला नहीं जाता है, मतलब अकर्मक का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, यानी कि क्रिया के बिना, यानी क्रिया को ही हटा दिया गया है यहाँ पे। और प्रधानता किस पे चली गई है, इसमें जो प्रधानता है वो भाव पे चली गई है। तो बच्चों से खेला नहीं जाता है, तो जो खेलना उसकी जो क्रिया है उसकी प्रधानता उसके भाव पे चली गई है और नहीं जाता है, मतलब असमर्थता जता रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, राहुल से दौड़ा नहीं जाता है। अब दौड़ना तो एक क्रिया है, लेकिन इसमें जो दौड़ना है ये एक प्रकार का भाव प्रकट कर रहा है। तो राहुल से दौड़ा नहीं जाता है, तो राहुल से दौड़ा नहीं जाता है, तो दौड़ना यहाँ पे जो भाव हो गया, और नहीं जाता मतलब इसकी असमर्थता जता रहा है। उन लोगों से शांत नहीं रहा जा सकता है, उन लोगों से शांत, अब शांत रहना, अब शांति रखना मतलब एक प्रकार की क्रिया ही होगी, तो शांति यहाँ पे एक प्रकार का भाव हो गया। यहाँ पे क्रिया की प्रधानता को कम करते हुए यहाँ पे भाव की प्रधानता पे बल दिया गया है। तो शांत यहाँ पे भाव हो गया, और नहीं मतलब असमर्थता जता है कि उन लोगों से शांत नहीं रहा जा सकता है। अगला उदाहरण है, हमसे गाया नहीं जा सकता। अब गाने की एक प्रकार की क्रिया होगी, लेकिन यहाँ पे प्रधानता होगी उसके भाव पे, गाना एक प्रकार का भाव है, तो गाया नहीं जा सकता है। अब नहीं जा सकता है, नहीं जाता है मतलब उसकी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है, तो हमसे गाया नहीं जाता है। सो इस तरह के कुछ उदाहरण है जो कि भाववाच्य से थे। अब इसका रूपांतरण देखते हैं कि रूपांतरण कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, कुछ वाच्य रूपांतरण देखते हैं कि कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदला जाता है, कर्मवाच्य को भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। सो कुछ उदाहरण है इसमें, देखिए जैसे पहला उदाहरण, मैं आपको पढ़ाता हूं। सो मैं आपको पढ़ाता हूं, ये कर्तवाच्य हो गया, मैं यानी कि कर्ता, पढ़ाता हूं यानी कि क्रिया, तो यहाँ पे कर्म है, क्रिया है, यानी कि एक कर्तवाच्य है कि मैं आपको पढ़ाता हूं। अब उसी वाक्य को अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना हो तो कैसे परिवर्तित करेंगे। सो मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा आपको, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता होगी, तो आपको मतलब कर्म को, और पढ़ाया जाता है मतलब क्रिया, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, यानी कि जो क्रिया है वो कर्म के द्वारा हो रही है। यहाँ पे जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा हो रही थी। कर्तवाच्य में क्या होता है कि जो क्रिया है वो कर्ता के द्वारा होती है, लेकिन कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के द्वारा होती है। सो अब मैं आपको पढ़ाता हूं, ये कर्मवाच्य हो गया। अब मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, ये कर्तवाच्य हो गया, और मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है ये हो गया कर्मवाच्य। अब भाववाच्य, मेरे से आपको पढ़ाया नहीं जाता, यानी कि पढ़ाने का जो भाव है, अब उस क्रिया की असमर्थता को जता रहा है, यानी नहीं का प्रयोग है, मतलब उस क्रिया की असमर्थता को जता रहा है कि मेरे से आपको नहीं पढ़ाया जाता है, मेरे से आपको नहीं पढ़ाया जाता है। सो मैं आपको पढ़ाता हूं, ये हो गया कर्तवाच्य। मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है, हमेशा ये हो गया कर्मवाच्य, मेरे द्वारा का हमेशा प्रयोग होता है कर्म में। और मेरे से आपको नहीं पढ़ाया जाता है, ये हो जाएगा भाववाच्य। दूसरा उदाहरण देखते हैं, राधा क्रिकेट खेलती है। अब राधा यहाँ पे कर्ता है, खेलती है यहाँ पे उसकी क्रिया हो जाएगी, तो राधा क्रिकेट खेलती है यानी कि कर्तवाच्य हो जाएगा। राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, सो राधा के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। सो यहाँ पे क्रिकेट यहाँ पे कर्म हो गया, और खेला जाता है मतलब क्रिया हो रही है, क्रिकेट खेलने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता हो रही है। तो क्रिया जो है यहाँ कर्म के द्वारा संपन्न हो रही है। और भाववाच्य, राधा से क्रिकेट नहीं खेला जाता है, तो यहाँ पे खेलना उसका भाव हो गया, नहीं मतलब असमर्थता को जता रहा है। अगला उदाहरण है, उसने किताब पढ़ी। अब उसने यानी कि कर्ता और पढ़ी मतलब उसकी क्रिया, तो उसने किताब पढ़ी यानी कि कर्तवाच्य हो गया। अब उसके द्वारा किताब पढ़ी गई, तो किताब यहाँ पे क्या हो गया, कर्म हो गया, और पढ़ना मतलब उसकी क्रिया होगी। तो यहाँ पे जो प्रधानता है वो कर्म की प्रधानता की, उसके द्वारा किताब पढ़ी गई। सो इस तरह से इसका प्रश्न होगा। अब भाववाच्य में इसी वाक्य कैसे परिवर्तित किया जाएगा, तो उससे किताब पढ़ी नहीं जाती। तो यहाँ पे देखिए पढ़ने का मतलब भाव, पढ़ी मतलब भाव की क्रिया हुई, लेकिन यहाँ पे प्रधानता किसकी है, भाव की। तो पढ़ना मतलब एक प्रकार का भाव, और नहीं मतलब असमर्थता को व्यक्त कर रहा है। सो उससे किताब पढ़ी नहीं जाती है। अगला उदाहरण देखते हैं, विराट खेल रहा है। सो विराट यहाँ पे कर्ता हो गया, खेलना उसकी क्रिया होगी। सो विराट खेल रहा है यानी कि कर्तवाच्य है। अब कर्मवाच्य में कैसा परिवर्तन हुआ, तो विराट द्वारा खेला जा रहा है। सो यहाँ पे खेलना हो गया, खेला जा रहा है, यानी कि खेलने की जो क्रिया है यहाँ पे कर्म के ऊपर डिपेंड करेगी, विराट द्वारा खेला जा रहा है। और इसका अगर हम भाववाच्य में अगर परिवर्तन करें, तो विराट से खेला नहीं जा रहा है, तो
तो खेलना एक क्रिया ही होगी, लेकिन खेलना जो यहाँ पे भाव का काम कर रहा है, भाव की प्रधानता होगी, और नहीं जा रहा है मतलब उसकी असमर्थता को व्यक्त कर रहा है। सो विराट से खेला नहीं जा रहा है। सो इस तरह की इसी कुछ उदाहरण देंगे स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी वाले सर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक नोटिफिकेशन के लिए, बहुत से ज्यादा वीडियो के लिए, सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट से जुड़े वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक कीजिए।